कैसा गया आप लोगों का? उतना अच्छा नहीं। उतना अच्छा नहीं गया? क्या बहुत टफ था या इजी था या मॉडरेट था? मैम टफ नहीं था। हम्म। फिर आप लोगों के एंड से प्रॉब्लम रही क्या या सिस्टम में प्रॉब्लम थी? मैम न्यूमेरिकल सारे ही गलत बोल दिए थे उसने, मतलब सारे? हाँ, जैसे आंसर, जैसे वो एरर वाला था तो वो तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाना था, पर वो भी गलत बता रहा था, तो पता नहीं कैसे गलत था। सब्ट्रैक्ट करके परसेंटेज में भी तो निकालना होगा ना? हाँ, उसके बाद ही। तो सही डेटा नहीं आया होगा तभी आंसर करेक्ट नहीं शो कर रहा था। यस मैम। खैर, ये जो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये आप लोगों का रिस्पॉन्स है जो सभी ने किया है। कंप्लीट फाइल है इसकी। मार्क्स अभी आप लोगों को मार्क्स तो पता ही होंगे आप लोगों को, अपने याद रखिए। यस मैम। यस मैम। ये रहे आप लोगों के कंप्लीट रिस्पॉन्सेज एंड इसके मार्क्स। ये मैं आप लोगों को शेयर दूंगी। हाइड करना है। अभी दिख रहा है सभी को? यस मैम। ये आपके फाइनल स्कोर हैं, आखिरी में जो लास्ट में लिखे हुए हैं। और ये बीच में सारे आपके जितने जितने क्वेश्चंस आपने जो भी अटेम्प्ट किया है वो सब कुछ दिया है इसमें कि आपने क्या मार्क किया है। मैम So, करेक्ट आंसर पता चल ये सकता है क्या? इसमें करेक्ट आपके देखिए ये 15 है। जैसे दिलराज पटेल का फर्स्ट जो ये नाम दिख रहा है इसमें 15 में उसने क्या किया है, एक ये करेक्ट है 3 और इनकरेक्ट है उसके 12, तो स्कोर हुआ 3। श्रद्धा पांडे हैं तो उनका यहाँ थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ये स्क्रीन पर भी प्रॉपर नहीं है। सनित कुमार का जैसे है करेक्ट 11, इनकरेक्ट 4, टोटल 15 क्वेश्चन ही थे, इसमें 13 उसका स्कोर है। सिमिलरली मैं हाईएस्ट जो गया है 14 गए हैं आउट ऑफ 20, जो कि एक सिर्फ किसी एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। जैसे यहाँ प्रीति है 14 स्कोर है प्रीति का, देन अगेन स्वाति का 14 स्कोर है, और अजय कुमार पटेल का भी 14 स्कोर है, और प्रज्वल गौतम एंड सत्यम मिश्रा बोथ है 14 मार्क्स। और उसके अलावा 10, 11, 9 तो बहुत सारे लोगों का है, 14 भी 5 to 6 लोगों का है। जैसे ये 14 करुणा का भी 14 है, देन 13 है अंकित वर्मा का, और ये 14 है फिर अनुपम का। ये आपके ये जो कॉलम है आप करेक्ट आंसर एंड जो सेकंड कॉलम है इनकरेक्ट एंड आखिरी में स्कोर। ओवरऑल आप लोगों की परफॉर्मेंस मतलब मैं ये कहूँ कि 60% मतलब ऐसा है कि हाँ अच्छा स्कोर किया है, बट और भी अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो मतलब 20 में से 10 पाना मतलब 50% आपने स्कोर किया है। अब परसेंट तो बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया है, 9 मार्क्स बहुत सारे लोगों के हैं। सो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है, बट इस और अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, आधे से ज्यादा तो आपको थ्योरी पूछे गए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। न्यूमेरिकल बहुत टफ थे क्या? मैम सारे न्यूमेरिकल के आंसर गलत कैसे हो गए?
यस मैम, आंसर पता चल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल। ये आप लोग को अब क्विज स्टैटिस्टिक्स दिख रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, इसमें आपको दिख जाए जितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एरर का क्वेश्चन जो था, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द डिजायर्ड इज डिफाइंड एज एरर, 38 ने सही किया है एंड बाकी कुछ लोगों ने गलत किया। सिमिलरली नेक्स्ट रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट इज व्हाट सेंसिटिविटी, 98% ने सही किया है। देन which instrument is used for measuring, not used for measuring AC quantities, PMMC, again आधे से ज्यादा ने सही किया है, 87% लोगों ने। चॉपर टाइप वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डी माइक्रोवोल्ट, ये भी बहुत लोगों ने सही किया है। ये मैम ये सीआरओ, यही सीआरओ वाले में 0.5 किलोहर्ट्ज लिखा हुआ था, तो 500 हर्ट्ज होगा अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर लिखने पे गलत लिखा। मैम आंसर गलत हो गया हम लोगों का। आंसर सनित कुमार सिंह एंड नरेंद्र कुमार द्विवेदी का सही है, बाकी लोगों का गलत। मैम हम लोग ने 0.5 किलोहर्ट्ज लिखा था, तो उतना ही तो होगा ना? यस मैम। 0.5 किलोहर्ट्ज ना लिख करके आपको सी जो उसके पीछे में आंसर लिखा गया था, मतलब जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन है 500 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज एंड दिस। मैम इसमें ऑप्शन नहीं थे। ऑप्शन नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था। आपको डेटा एंट्री करनी थी ना इसमें। यस मैम। तो आप लोगों ने 0.5 किलोहर्ट्ज लिखा। यस मैम। 500 हर्ट्ज लिखना चाहिए था। दैट मींस कितने लोगों ने 0.5 किलोहर्ट्ज लिखा है, बताओ मुझे। नाम मैंने भी बताइए। लिखा है। नाम अश्लेषा और नियति। ये देखिए किसने किसने अभिनंदन। ठीक है, जितने लोगों ने 0.5 के लिखा है अच्छी बात है, लेकिन आपको 500 हर्ट्ज लिखना चाहिए। देखो 500 हर्ट्ज लिखना चाहिए था। अगर ऑप्शन में 0.5 के गिवन होता बिहाइंड दी की जो भी करेक्ट आंसर्स हैं, और मे भी मैं साथ में 0.5 के भी लिखती तो आपका आंसर मैच कर जाता। बट अभी के लिए अगर आप 500 हर्ट्ज लिखते तो आपका सही मतलब यहाँ पे ऑन दी स्क्रीन सही होता। ठीक है, और अभी बाकी लोगों ने 0.5 के लिखा तो सही है आंसर, बट इसमें मैच नहीं किया, इस वजह से आपका गलत हो गया। ठीक है, यस मैम। तो से ध्यान रखिएगा, आपने सही किया, अच्छी बात है। जितने लोगों ने भी किया है सही, अब इसमें वापस में करेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो पूछा जाएगा तो उसमें आप लोग अच्छे से आंसर लिखिएगा, और जो भी पूछा जाएगा उसमें यस मैम डाउट है, एक जो इवैल्यूएशन था वो तुरंत हुआ था हम लोग का टेस्ट में, तुरंत स्कोर आया था मैम। एक इवैल्यूएशन आपने किया था बाद में? नहीं, ये वही इवैल्यूएशन है बेटा मैम, क्योंकि गूगल में जो मेल है वो बाद में आया था आपके इवैल्यूएशन के बाद। नहीं नहीं नहीं, ये वही जो जैसे आपने टेस्ट दिया ना, तो ऑटोमेटिक है, तुरंत इवैल्यूएशन नहीं होता। कंप्लीट प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, क्योंकि जो भी करेक्ट आंसर है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे। आपने जो आंसर किया उससे मैच हुआ, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ है, उसके बाद वो आपको उसका इवैल्यूएशन मिला है। हाँ मैम, तो आप जो राइट भरेंगी वो उसी को राइट करेगा, ऐसा वाला था ना? हाँ हाँ, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.5 के हर्ट्ज ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों का आंसर मैच नहीं किया है। मैम ओके मैम। यस मैम, ये जो इसके नीचे वाला है 199.5 किलो ओम है ना, तो ओम की जगह हम लोग OHM लिखा है, तो वो गलत दिया है उसको भी। यस मैम, हमने 199,500 लिखा था ओम। यस मैम, तो OHM को गलत दिया। यही आंसर। यस मैम, यही आ रहा था। यस मैम, सेम आंसर था मैम, क्योंकि वो क्या आंसर आया आप लोगों का? 199.5 किलो ओम। ओके, पर आप लोगों को जगह OHM लिखना है।
मैम क्योंकि कीबोर्ड में ये ओम का 41 साइन रिस्पॉन्डेंट इसी के होंगे। OHM समझ लिखे गई थे। समझ गई समझ गई समझ गई। और क्या प्रॉब्लम है? ये क्या किसका स्पीकर कर रहा है भाई? स्वाति धर्मा, अनम्यूट करो। यस मैम। अनम्यूट करो बेटा। हाँ मैम मेरा भी देख लीजिएगा मैम, विकास बोल रहा हूँ। विकास आपका तो है ही नहीं, आप लिस्ट में नाम देखिए, आपके साथ तो अलग ही प्रॉब्लम है। यस मैम, थोड़ा आप देख लीजिएगा उसका। देख लूंगी, अब इसमें आपका नाम आ नहीं सकता, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 मार्क्स जो है 9 मार्क्स जो हैं वो सार्थक के अकाउंट में हैं। अब सार्थक से पूछ लीजिए कि मैम उसके कारण मेरा भी प्रॉब्लम हो गया मैम। अच्छा, आपके ज्यादा स्कोर आ रहे थे क्या? यस मैम, आ सकते थे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम रखेंगे तो सबका अच्छा जाएगा, ठीक है? और देखो ये जो प्रॉब्लम आई है ओम लिखने की वजह से और ये लिखने की वजह से, वो लोग का प्रॉब्लम इशू ऐसे सॉल्व हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और भी ऑप्शंस दूंगी क्विज में जैसे आप लोग, लेकिन देखो सही तरीका ये है कि आप ओम सिंबल बना दो, इतना ज्यादा आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैम कीबोर्ड में सिंबल नहीं रहता। कीबोर्ड में सिंबल इंसर्ट का ऑप्शन नहीं रहता? नो मैम। मैम एक चीज और हो सकती है मैम, या फिर आपके लिसन, नेक्स्ट टाइम मैं ये समझ के रखूंगी कि आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप ओम सिंबल बना सकें, और या तो और क्या ऑप्शन था? किलो हर्ट्ज, गूगल फॉर्म। यस हाँ बोलिए। गूगल फॉर्म में भी ऐसा ही हो सकता है जिसपे आप न्यूमेरिकल टाइम छोड़ सकते हैं, बाद में चेक करेंगी तो हम लोग के आंसर मतलब जो जिस टाइप के हो सही हो सकते हैं। ठीक है ठीक है, बट अभी के लिए तो अपने को ओलंपस में ही लेना है ना, इसलिए इसमें भी यही इश्यू होगा तब आप लोगों के साथ, पर इसमें तो ऑप्शन थे। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं डेटा एंट्री दूंगी, ऑप्शंस होंगे तो उसमें ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि जो ऑप्शंस वाले हैं उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है 20 किलो ओम, इसमें ऑप्शन दिए गए थे, मल्टीपल चॉइस दी गई थी। यस मैम। तो इसमें 16 रिस्पोंडेंट्स ने सही किया है, जिनके नाम ये मिल रहे हैं: रघुवेंद्र, प्रीति, स्वाति, स्नेहा, प्रज्वल, सत्यम, ओमकार, भास्कर, प्रशांत, वर्षा, करुणा, अंकित, अनुपम, विवेक एंड ऋषि। इन लोगों ने सही किया है एंड बाकियों ने गलत किया है। अब इसमें तो आप लोगों का खुद की वजह से गलत हुआ होगा। यस मैम। इसके बाद है और एक न्यूमेरिकल है, इसमें भी कोई थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नो मैम। नो मैम। मतलब आप लोगों के 2 न्यूमेरिकल, कुछ लोगों का ऐसा है कि मेरा सही था लेकिन क्योंकि उसमें करेक्ट एंट्री नहीं हुई इस वजह से गलत हुआ है ना? चलो यस मैम। और ये वाले में भी तब यही इशू हुआ होगा, आप लोगों ने ओम डाला होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग अ यस मैम। माइक्रो एम्पियर मीटर। तो इसमें क्या आंसर आया आप लोगों का? अब एल्स में क्या डाला है? ये इंडिविजुअल में भी मिल जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। तो आप लोग ये लॉग वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस लॉग को मैं आप लोगों का करेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम होगी वो फिल करके
सबमिट कर दूंगी ताकि आप लोग ये देख सकें। ये अभी स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है कुछ और कोई दूसरी विंडो कि अभी भी वही विंडो दिख रही है? लॉग दिख रहा है, नरेंद्र लॉग कुमार दिख रहा है द्विवेदी। ना, मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसीडीसी मीटर कुमार द्विवेदी का, ऐसा कुछ दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। है ना? कोई बात नहीं, ये जो 2 क्वेश्चन में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, ये मैं ये मान के चलती हूँ कि मे भी मुझे और भी ऑप्शन देने चाहिए थे, ये दिमाग में रख के चलना चाहिए था कि आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप ये लिखें। 2 क्वेश्चन मैं कंसीडर कर लूंगी, 2 न्यूमेरिकल्स, कुछ लोगों के, वो भी सभी के नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो सॉल्व का रेशियो आप लोगों का वो ऑलमोस्ट मतलब अगर 45 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उतने में सिर्फ 20 लोगों ने एट अ टाइम सही किया है न्यूमेरिकल को। तो 20 से मैं ये मान सकती हूँ कि मे बी और लोगों का प्रॉब्लम है, तो 20 से 25 या 30 तक स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका ऐसा है प्रॉब्लम कि हमने सही किया था बट क्योंकि सिस्टम ने उसे लिया नहीं, इसलिए हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। और ओवरऑल क्विज को देने में और उसका इवैल्यूएशन में आप लोगों को और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो क्या, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो जो दिया गया था, आपसे पूछा गया है? एनीवन? बताइए। मैम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल। यस मैम। ये इसमें भी ऑप्शन दिए गए थे और सही ऑप्शन सिलेक्ट किया है 76 लोगों ने सही किया है और कुछ लोगों ने ये तो किया हुआ है, क्लास ने किया है ऐसे क्वेश्चंस को। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज 150 वोल्ट एंड द मेजर्ड वैल्यू 148। रिलेटिव एंड रिलेटिव एक्यूरेसी निकालनी है अपने को। इसके लिए रिलेटिव एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू और गिवन वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू 148 volts and then true value क्या given है, true value 150 volts। आपसे पूछा गया है रिलेटिव एरर एंड रिलेटिव एक्यूरेसी। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब हम उसे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, विच इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे 148 माइनस 150 विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 वोल्ट। अब इसको रिलेटिव फॉर्म में निकालना है, इससे हमें निकालना है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, इससे ये रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। और जब हम ये निकालेंगे तो इससे हमें माइनस 1.33 वैल्यू मिल करके निकल करके आएगी। यही किया है आप लोगों ने, जिन्होंने किया होगा। यस मैम। करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो होगी माइनस 1.33 वोल्ट्स। और उसके बाद एक्यूरेसी निकालना और रिलेटिव एक्यूरेसी मतलब रिलेटिव एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है, 1 माइनस रिलेटिव एरर। तो क्योंकि एरर परसेंटेज में हमने निकाली है तो रिलेटिव एक्यूरेसी जो है उसको भी परसेंटेज में गिवन है। तो 1 माइनस जब हम एरर करेंगे तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से हमें वैल्यू 98.67 मिलेगी। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट है अभी इस क्वेश्चन में?
इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है जिसे बहुत कम लोगों का, मतलब ये तो मैं मान के चलती हूँ कि 33 लोगों ने, आप लोगों का क्या आंसर आया था जिन्होंने कुछ और वैल्यू डाली है? 0.02। 02? यस मैम। 0.01 ओम होगा इसमें। Calculate the value of shunt resistance for using 50 microampere meter movement having an internal resistance of 100 ohm for measuring current in the range of 0 to 250 milliampere। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, RSH निकालना है। RSH is equals to RM divided by M minus 1। ये पता है, ये सभी को पता है? यस मैम। अब यहाँ पे M जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? टोटल करंट की रेंज डिवाइडेड बाय मीटर की जो करंट की रेंज है। तो टोटल करंट की रेंज है यहाँ पे 0 to 250 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 50। तो 250 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो एम्पियर, कितना है, कितनी आएगी वैल्यू? 5। आगे 1000। हाँ, 5000 की वैल्यू। यस मैम। ठीक है, तो 5000 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि RM है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, 100 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 1, या तो फिर 100 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, 0.02। यस, एक मिनट रुकिएगा, या तो फिर मैंने आंसर करेक्ट नहीं दिया क्या, तो किसी और का ऑप्शन दे दिया। एक मिनट। 0.02 ओम इज करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये जितने लोगों ने कुछ और डाला है, ये सभी का 0.02 ओम आया है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये न्यूमेरिकल का इशू है, ये 3 न्यूमेरिकल भी कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन अब ये नेक्स्ट टाइम ध्यान में रख करके आप लोगों को क्विज दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके एंड से। अभी तक ये समझ में, मतलब मुझे लगा था कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ओम डाल हो या ये सारी नहीं डाल सकते। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखा जाएगा। ओवरऑल आप लोगों की परफॉर्मेंस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एवरेज स्कोर 50% ने स्कोर किया है, हाई स्कोर 70% ने। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट थोड़ा और अच्छा जो प्रॉब्लम आई है आप लोगों के एंड पे आई है बिकॉज ऑफ डेटा एंट्री, तो वो टाइम नहीं आएगी। ठीक है मैम, वो सॉल्व कर दीजिए। क्या क्या क्या? मैम, सीआरओ से रिलेटेड वो जो क्वेश्चन था। जी हाँ, सीआरओ का जो क्वेश्चन था ना हाँ, मैम, एक बार वो सॉल्व कर दीजिए। हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो सीआरओ का क्वेश्चन गिवन है, क्या दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस इज 2 सेंटीमीटर एट 1 मिलीसेकंड पर डिवीजन। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। यहाँ पे बता दिया गया है कि टोटल कितनी, जो दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग इसमें देखते हैं। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी को? यस मैम। यस ये मैम। एक पीक है, ये 2 सेकेंड पीक है। अब दोनों पीक के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक पीक एक ब्लॉक ले रहा है, अगला पीक एक ब्लॉक ले रहा है, और एक ब्लॉक की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, एक ब्लॉक की वैल्यू, अरे यार इसको लिखना तो 1 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर ना। तो 1 मिलीसेकंड है ब्लॉक का, तो 2 ब्लॉक का कितना हो जाएगा, मैम 2 टाइम्स 2 टोटल टाइम मिलीसेकंड। 2 मिलीसेकंड।
अब 2 मिली सेकेंड से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी। दिस इज टोटल टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म, जो कि 2 पीक्स कंप्लीट कवर कर रही हैं, तो इसी का इनवर्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 मिली सेकेंड, और 1/2 मिली सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से 500 हर्ट्ज निकल के आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब नेक्स्ट टाइम नोटपैड पे स्टार्ट करूंगी, इसमें लिखने में काफी प्रॉब्लम होती है और समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ आया था प्लीज? और कोई डाउट? ये सिमिलरली वोल्ट मीटर का है, ये भी वैसा ही है। इसमें फॉर्मूला लगेगा RM इंटू V/IM माइनस RM का फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, V/IM माइनस RM का फॉर्मूला। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। कोई डाउट है अभी इस क्विज में, किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस, RF रेंज वाला क्वेश्चन बता दीजिए। करंट इन द RF रेंज इज मेजर्ड बाय, जब RF मीटर पढ़ाया था आप लोगों को, RF एमीटर अगर याद हो, जब हम AC एमीटर्स पढ़ रहे थे, तो उस RF एमीटर में आप लोगों को ये बताया गया था कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें करंट मेजर करनी होती है तो हम थर्मोकपल डिवाइस यूज करते हैं। और ये जो थर्मोकपल डिवाइस यूज कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, AC एमीटर्स के अंदर पढ़ा था हमने, जहाँ पे कि हम AC करंट को मेजर कर रहे थे यूजिंग थर्मोकपल डिवाइस। इसको और डिटेल में नहीं पढ़ा था हमने, बस यही पढ़ा था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर हमें करंट को मेजर करनी होती है तो हम थर्मोकपल डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो मल्टीपल करेक्ट था ना? क्या ये तो मल्टीपल करेक्ट था ना मैम? मल्टीपल करेक्ट मतलब? यस मैम, इसमें आप एक से ज्यादा आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऐसा ऑप्शन था? यस मैम, 11, 12 और 13 मैम ऐसा लिखा था मल्टीपल करेक्ट। ओके ओके, 11th और 12th में। यस मैम, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था उसके कारण। ओके, वो इसके वजह से हो गया होगा। ये डेटा एंट्री वाले में मल्टीपल चॉइस दिया, इसके ऊपर वाले में भी एडिट करने में प्रॉब्लम हो गई होगी, या तो मैं भूल गई होंगी, इस वजह से ऐसा हुआ। बट इसका एक ही आंसर है, करेक्ट आंसर, विच इज अ मीटर यूजिंग थर्मोकपल। अगर जिन्होंने पढ़ा हो उनको पता होगा, उसके अलावा RF रेंज में यूज मेजर करने के लिए दूसरी डिवाइस नहीं है इसलिए। ठीक है, तो अगर मल्टीपल चॉइस दे भी दिया गया है, दैट मींस उसके अलावा और कोई वो नहीं है, और नो आंसर इसलिए 2 लोगों ने कोई आंसर भी नहीं किया है। अच्छा, तो अगर नेगेटिव मार्किंग दे दी गई होती तब तो आधे से ज्यादा लोग ही पता नहीं माइनस मार्क्स में चले गए होते, मुझे तो लगता है। नेगेटिव मार्किंग देनी चाहिए क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं, पहले तो ये फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पहले मुझे पता प्रॉब्लम्स आएंगे आप लोगों के यहाँ से, तो नेक्स्ट टाइम कंसीडर करते हुए नेगेटिव मार्किंग के साथ दिया जाएगा क्विज, तो वो बेटर होगा। क्योंकि अब जैसे ये जो प्रॉब्लम आई कि कोई मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, जैसे इसमें आप लोग बोल रहे हो कि मैंने मल्टीपल चॉइस का दे दिया था, इसमें नहीं, सॉरी, ये RF रेंज वाला जो क्वेश्चन है इसमें, सो ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल मतलब आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना कि अभी आपने जो सिलेक्ट किया उसके अलावा भी एक और आंसर हो सकता है, उसके अलावा भी एक और आंसर, तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। मैम वो बार बार लिख के आ रहा था कि दिस क्वेश्चन कैन हैव मोर देन वन, तो कैन भी लिख रहा था, ओके ओके, और कंफ्यूजन बढ़ेगी। हाँ, वही इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, और कोई डाउट? और ऐसा कुछ जो नहीं पढ़ाया गया, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया है, ऐसा तो नहीं था कुछ? नो मैम, जो पढ़ाया गया था वो याद।
ठीक है। सो होप आप लोगों को ये क्विज देके थोड़ा अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा होगा, क्योंकि इसी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं और इन फ्यूचर आपको बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम देने होंगे अगर आपको इसी फील्ड में रहना है। सो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप लोगों को पहले से ही ये मिल रहा है, क्योंकि आपके जो सीनियर हैं, जस्ट सीनियर या सुपर सीनियर, उनको ये चीज थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाकर के वो उस चीज से इंटरेक्ट होते हैं, जब वो स्पेशली गेट की क्लासेस लेते हैं और टेस्ट देते हैं। बट आप लोगों के साथ बेनिफिट है कि आप अभी से इस चीज से फेमिलियर हो रहे हो, तो इसका आप अच्छा यूज लीजिए और इससे ये एडवांटेज ले सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन जो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं उसके लिए और अच्छी कर सकते हैं, और टेस्ट आप अभी से दे सकते हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं ऐसा। ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधा लेक्चर तो वैसे ही अपना चला गया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉलिड स्टेट वोल्ट मीटर, जो कि हम लास्ट क्लास में करने वाले थे। तो उसका हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर। चॉपर टाइप डीसी वोल्ट मीटर का एक पर्टिकुलर डायग्राम और प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में देखा, जिसपे कि हम फोटो डायोड यूज करते हैं। डायोड का यूज करके हम डीसी सिग्नल को एसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी में मॉड्यूलेट करते हैं, एंड देन अगेन उसी फोटो डायोड को रिवर्स में यूज करके हम उसे डीमॉड्यूलेट करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से हम माइक्रोवोल्ट रेंज के सिग्नल को, डीसी सिग्नल को मेजर करते हैं। अब जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है सॉलिड स्टेट डीसी मीटर या सॉलिड स्टेट वोल्ट मीटर। यहाँ पे आप लोगों को सभी लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन पे विजिबल है सर्किट? यस मैम। यस मैम। सो यहाँ पे दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर स्टेज ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं और अलग अलग रेजिस्टेंसेस के साथ ही हमें दिख रही है अलग अलग वोल्टेज की रेंज, लाइक 100 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट। तो ये मल्टीपल रेंजेस को मेजर करने के लिए इनपुट स्टेज में लगा दिया गया है एक वोल्टेज डिवाइडर। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज डिवीजन अगर आपको दिख रहा है, देन डेफिनेटली सीरीज में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आने वाले हैं, और सीरीज में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट होंगे तभी वोल्टेज डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है कि आप अलग अलग वोल्टेज सीरीज में नहीं लगा सकते हो। अगर आपने एक बार 100 वोल्ट लगाया है, फिर उसी के साथ सीरीज में दूसरा वोल्ट अलग अलग बैटरी लगाना कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज को हमने डिवाइड कर दिया है बाय यूजिंग द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे हमारे पास मल्टीपल वोल्टेज की रेंज प्रेजेंट है। अब इस मल्टीपल वोल्टेज की रेंज को मेजर करने के लिए नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ओपैम्प की स्टेज। ओपैम्प इज अ न्यू काइंड ऑफ डिवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। ओपैम्प में भी आप लोगों ने पहले सुना होगा, कहीं देखा होगा, बट नेक्स्ट सेमेस्टर जो कमिंग आपका फोर्थ सेमेस्टर है, कंप्लीट आपके जो फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एनालॉग सर्किट्स, वो आपको ओपैम्प बेस्ड ही है पूरा। उसमें आधे से ज्यादा सिलेबस आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर कवर करता है, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल क्योंकि ओपैम्प एक ऐसी डिवाइस है जिसका एप्लीकेशन हर जगह होता है, इसलिए आपको राइट फ्रॉम दी स्टार्ट ओपैम्प दिखना हो जाता है। सो यहाँ जो एंगुलर शेप का एक बॉक्स दिख रहा है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक एम्पलीफायर है, एसी एम्पलीफायर लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसी को ही अब अगर हम डिटेल में समझे तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट एन ओपैम्प। ओपैम्प का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगेन एक एम्पलीफायर जिसका काम होता है जो भी इसके इनपुट में प्रेजेंट है एम्पलीफायर लेवल को इंक्रीज करना। अब इंक्रीज करना जो है वो किस अमाउंट से इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है ये जो एम्पलीफायर उसके गेन के ऊपर। मतलब कोई भी डिवाइस, अब उसका काम है कि जो भी इसके इनपुट में आ रहा है उसको इंक्रीज करना। तो इंक्रीज वो किसी भी रैंडम अमाउंट से नहीं करेगी, उसको इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर, जो फैक्टर है वो उस पर्टिकुलर डिवाइस जैसे कि उस एम्पलीफायर का गेन होगा। तो इस केस में अगर ये ओपैम्प एम्पलीफायर है तो ये इसका गेन डिसाइड किया जाएगा इसके साथ जो पैरामीटर्स लगे हुए हैं उनसे। जैसे कि यहाँ पे आपको पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 2 और यहाँ पे पिन नंबर 6 दिख रही है सभी को। ये है पिन नंबर 6 आउटपुट, पिन नंबर 2 एंड 3 है इनपुट, एक पिन है नेगेटिव।
अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है कि एक है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट हमें पॉजिटिव साइन में मिलता है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट हमें नेगेटिव साइन के साथ मिलता है। और इसीलिए हम बोलते हैं एक को नॉन इन्वर्टिंग और एक को इन्वर्टिंग। ये क्लियर है इतना? Is this clear to everyone? Yes, ma'am. जैसा कि अभी इस केस में आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें आउटपुट किस साइन मिलेगा? इस पर्टिकुलर सर्किट में हमें आउटपुट किस साइन का मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन? बताइए। यहाँ जो इनपुट, ये कंप्लीट इनपुट जो दिख रहा है, ये जा करके किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है? पॉजिटिव इनपुट मिलेगा मैम। पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है, विच इज पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो आउटपुट आएगा पिन नंबर 6 पे वो पॉजिटिव होगा। वही अगर ये कंप्लीट सर्किट पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड होता, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड होता, तो हमें कंप्लीट जो भी आउटपुट वोल्टेज आ रही होती या करंट हमें मिल रहा होता वो नेगेटिव पोलैरिटी का मिलता। ठीक है? यस मैम। सो अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अच्छा ये इनपुट में सिग्नल ले रहा है और आउटपुट में सिग्नल दे रहा है, तो इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो होगा वो हमें बताएगा गेन। किसी भी सर्किट का जो गेन होता है, ये एक ऐसा ये ट्रायंगल, ये आउटपुट, ये दो इनपुट, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में जिसकी वैल्यू है, और यहाँ भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। दिस इज व्हाट, इसको हमने नाम दे दिया R2, को हमने नाम दे दिया R। अब हम उस सर्किट देखेंगे अगर पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर के, तो यहाँ R1 की वैल्यू जो गिवन है वो है 1 किलो ओम। ठीक है, ये वैल्यू R1 की दी हुई है, और R2 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 100 किलो ओम। ये आपका पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 2 है, एंड दिस इज पिन नंबर 6। ये पिन नंबर क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी आईसी जो होती है वो नंबर ऑफ उसमें पिन्स डिसाइडेड होते हैं, और नंबर ऑफ पिन्स डिसाइडेड हैं तो ये भी डिसाइडेड होता है कि पिन नंबर 2 and 3 आर फॉर इनपुट ओनली एंड पिन नंबर 6 इज फॉर आउटपुट। तो जब हमें आईसी मिलती है तो ये कंप्लीट पैक्ड फॉर्म में होती है। पैक्ड आईसी में बस उसकी पिन्स बाहर निकली होती हैं और उन पिन्स में नंबर लिखे होते हैं। तो क्योंकि मुझे पता है कि जो ओपैम्प की आईसी है विच इज IC 741, उसके जो 2 और 3 नंबर के पिन है वो उसके इनपुट होते हैं, तो वी विल कनेक्ट द इनपुट टू 2 and 3 नंबर ओनली। वहां हमें ऐसा कोई ट्रायंगल जैसा बॉक्स नहीं दिखेगा कि अच्छा ये इसका इनपुट जा रहा है, और वहां सिंपल एक पैक्ड स्क्वायर शेप में आपको आईसी दिखेगी, उससे पिन्स बाहर निकली हुई हैं, उन पिन्स पे नंबर लिखे हुए हैं। अब जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 1 and 5 या तो फिर 7 and 4, 7 and 4 लिखा है, दैट मीन्स ये पिन में पर्टिकुलर कुछ काम, जैसे कि पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई अगर हमें देनी है तो वी विल गिव एज नंबर 7 and 4। तो इस तरीके से ये जो पिन की नंबरिंग है वो भी मैटर करती है कि हम किस नंबर के पिन पे क्या दे रहे हैं। हम ऐसे रैंडमली किसी भी पिन में उठा करके इनपुट या आउटपुट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सर्किट दिख रहा है, दिस इज ऑफ एन ओपैम्प, वो भी नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प है। इसको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है अभी के लिए, बस आपको इतना समझना है कि ये जो सर्किट है ये एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, और इस एम्पलीफायर का जो गेन है, गेन समझिएगा, गेन आप लोगों ने पहले ये गेन वर्ड सुना है? यस मैम आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं ना, किसी भी गेन को निकालने के लिए। नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब जो डिवाइस है या जो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट और इनपुट का रेशियो जो होगा वो उसका गेन होगा,
और गेन हम सिर्फ एम्पलीफायर के लिए ही निकालते हैं। क्यों निकालते हैं सिर्फ एम्पलीफायर के लिए? क्योंकि एम्पलीफायर ही वो डिवाइस है जिसका यूज हम कर रहे हैं फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। मतलब इसका काम ही हम क्या ले रहे हैं कि जो इनपुट में देंगे उसको आउटपुट कुछ ज्यादा करके देंगे। अब जो कुछ ज्यादा करके देंगे मतलब ये डिवाइस अपना कुछ ऐड कर रहा है, इसमें कुछ एक पर्टिकुलर फैक्टर से जो भी इनपुट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। वो जो पर्टिकुलर फैक्टर होगा वो उसका गेन होगा। और ये गेन को हमने, क्योंकि इसको हम एक लीनियर डिवाइस मान करके चलते, अगेन का कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी डिवाइस भी एम्पलीफायर अगर हमने ली है तो वो नेचर में लीनियर होनी चाहिए, और लीनियर होगी तभी इनपुट और आउटपुट के बीच में ऐसा रिलेशन बन पाएगा, अदरवाइज ऐसा रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए जो इसका गेन है वो सिंपल रेशियो हो जाता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। बट ये डिवाइडेड बाय इनपुट एक जनरलाइज्ड मतलब हर एम्पलीफायर के लिए हो गया। और जब डिटेल में हम इस एम्पलीफायर को सॉल्व करते हैं तो उसका जो गेन निकल के आता है वो होता है R2 डिवाइडेड बाय R1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे इनपुट को पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है तो ये 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R, ये इसका गेन हो जाएगा। अब ये गेन कैसे आया, इसके लिए कंप्लीट डेरिवेशन है इस ऑप एम्प का, और इसको भी हम लोग एक क्लास में पूरा कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको ये ऑलरेडी नेक्स्ट सेमेस्टर में करना ही है इसलिए मैं अभी आपको ये डिटेल में I6 डिवाइड बाय I3 करेंगे क्या? यस प्लीज। I6 डिवाइड बाय I3 करेंगे क्या? नो 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 नो, यहाँ कोई करंट का रेशियो नहीं। ये आप मत सोचिएगा कि यहाँ से करंट निकल करके जा रही है, यहाँ अंदर करंट जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अननेसेसरी आप लॉजिक लगाइए दिमाग में कि यहाँ से करंट जा, इन दोनों का रेशियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपैम में एक कंप्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ये अपने अलग प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसको कि हम लोग कवर कर सकते हैं, बट अननेसेसरी अपनी एक क्लास जाएगी और इसलिए मैं उसको इतना डिटेल में नहीं कर रही हूँ। अभी के लिए आपको जो ओपैम को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि ये एक डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, मतलब जो इसके इनपुट में आ रहा है वो उसको डायरेक्टली एम्पलीफाई कर रहा है, बीच में और कोई सर्किट नहीं लगा है, और उसको डायरेक्ट एम्पलीफाई करने के लिए गेन दे रहा है उस पर्टिकुलर इनपुट को, वो है 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। अगेन जो ध्यान देने की चीज है कि ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर का कोई भी एलिमेंट इसके गेन में प्रेजेंट नहीं है। इस बॉक्स के बाहर के एलिमेंट जो कि इसके फीडबैक पाथ में लगा हुआ है R2 और इसके इनपुट में लगा हुआ है R1, सिर्फ और सिर्फ ये दो रजिस्टर इसके गेन में प्रेजेंट है। मतलब कहीं से कहीं तक ये ओपैम अपने पैरामीटर्स को गेन में नहीं दे रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो आपको बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि ये ओपैम कैसे काम करता है, क्या करता है। बस अभी के लिए आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है, एक एम्पलीफायर है जो एम्पलीफिकेशन दे रहा है। कितने अमाउंट से एम्पलीफिकेशन दे रहा है? इस अमाउंट से एम्पलीफिकेशन दे रहा है, क्योंकि जो इसका गेन है वो 1 प्लस R2 बाय R1 है इसलिए। और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं वो है R2, जो कि इसके इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा हुआ है, इसलिए हम इसको फीडबैक रजिस्टर बोलते हैं। फीडबैक जो कि इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है उसको हम फीडबैक बोलते हैं, और इसलिए इस रजिस्टर को हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और R1 इज रेजिस्टेंस, और इन दोनों का रेशियो हमें देता है गेन 1 प्लस R2 बाय R1, जो कि इस केस में अगर 100 किलो ओम डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या गेन मिलेगा बताइए, क्या गेन मिलेगा? मैम 101। और क्या कोई यूनिट होगी इस गेन की? नो मैम, किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा मैम। गेन विल बी यूनिटलेस ऑलवेज, ऑलवेज इन एवरी केस। एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, गेन पढ़ रहे हैं, अगर सेम यूनिट का लिया है तो, और D बाय I लेंगे तो अलग बात है, नहीं तो फिर जो यूनिट आएगी वो हमेशा यूनिटलेस होगी। मतलब गेन की कोई यूनिट नहीं, बस एक ये नंबर है जिससे कि इनपुट मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अब हम लोग फिर से डायग्राम में चलते हैं।
अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया है वो इस ओपैम की वर्किंग को किया है कि इस ओपैम का काम है गेन प्रोवाइड करना, और गेन कितने फैक्टर से प्रोवाइड करेगा, ये R2 R1 के फैक्टर से। ये 1 के ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये डायोड वाला सर्किट ये इसके इनपुट का पार्ट है, ये इस ओपैम का पार्ट नहीं है। अब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस हमें दिख रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 0.1 माइक्रोफैराड का, ये जो कैपेसिटर है इसका काम होता है अगर कोई भी अननेसेसरी एसी सिग्नल प्रेजेंट है तो उसे हटाना हमारे सर्किट से, ठीक है। या कोई भी अनवांटेड सिग्नल है तो उसे आगे पास नहीं करना, ये काम होता है इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का। उसके अलावा इस सर्किट की परफॉर्मेंस कैपेसिटर और कोई रोल नहीं है, इसलिए ये सिंपल एक ओपैम्प। अदरवाइज अगर यहाँ पे लगा होता रजिस्टर, ये एक इंटीग्रेटर बन जाता, जैसे कि एक क्लास में हमने देखा था फंक्शन के लिए कि अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटर लगा हुआ होता फीडबैक पाथ में तो वो एक इंटीग्रेटर की तरह वर्क करता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। R2 के पैरेलल में अगर C लगा हुआ है तो इस C का काम है कि जो भी सिग्नल के अननेसेसरी एसी सिग्नल कह लो या और भी ज्यादा पिकअप्स होते हैं, मैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, उन सबको अगर हटाना है तो उसके लिए बाईपास करना है, तो उसके लिए ये कैपेसिटर लगा दिया गया है 0.1 माइक्रोफैराड वैल्यू का। इज इट क्लियर? यस मैम। और उसके अलावा यहाँ पे नंबर 1 और 4 के बीच में हमें एक वेरिएबल रजिस्टर जिसको कि पोटेंशियोमीटर बोलते हैं ये दिख रहा है। और इस पोटेंशियोमीटर का क्या होता है कि ये ओपैम्प जो है फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस यूज किया गया है। तो इनिशियली इस ओपैम्प को हमें 0 वैल्यू पे सेट करना होता है, मतलब ऐसा कि ओपैम्प के आउटपुट पे इनिशियली कोई नहीं होनी चाहिए जब तक कि हमने इनपुट नहीं दिया है। और उस कंडीशन को सेट के लिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा करके ऑफसेट नल टर्मिनल्स होते हैं। ऑफसेट नल टर्मिनल्स मतलब कि इनिशियली अगर कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट है तो उसको 0 कर दिया जाए बाय एडजस्टिंग दीज रेजिस्टेंस वैल्यू। और वैल्यू करने का मतलब है कि जब तक कि हम 2 और 3 टर्मिनल पे कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं तब तक हमें आउटपुट में कोई भी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। और अगर 2 और 3 में इनपुट दिया गया है तभी हमें आउटपुट में वैल्यू मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए हमें आउटपुट को 0 पे सेट करना होता है मैन्युअली। उसके लिए ऑप्शन होता है पिन नंबर 1 और 5 के बीच में, जिसको कि हम बोलते हैं ऑफसेट नल पिंस। ऑफसेट नल पिंस मतलब आउटपुट को 0 पे सेट करने के लिए। ऑफसेट मतलब कि कहीं कोई ऑफसेट वोल्टेज तो नहीं प्रेजेंट है आउटपुट पे पहले से ही, भले ही वो मिली वोल्ट रेंज का क्यों ना हो। जनरली जब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तक, तो जहां तक है आप लोग लैब में प्रेजेंट रहेंगे करने के लिए, सो आप लोग देखेंगे कि वहां पे एक नॉब रहती है। मतलब इंटरनली ऐसा सर्किट है बट एक्सटर्नली क्या होगा कि आपके पास एक नॉब मिलेगी, उस नॉब को आप ऐसे एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके जब आप मल्टीमीटर में आउटपुट को चेक करेंगे तो वहां पे आपको वैल्यू आउटपुट की 0 से कम होती हुई या एग्जैक्ट 0 पे सेट करना होगा। प्रीवियसली कुछ वैल्यू या तो हो सकता है 0.6 मिली वोल्ट प्रेजेंट है तो उसे आप 0 पे सेट करेंगे। और नॉब को जैसे आप एडजस्ट करें इंटरनली क्या एडजस्ट हो रहा है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट हो रही है और जिसके कारण आउटपुट जो है 0 पे आ। इज इट क्लियर? यस मैम। उसके अलावा पिन नंबर 7 और 4 है। पिन नंबर 7 और 4 में +5 और -5 वोल्ट दिख रहा है। बिना सप्लाई की कोई भी आईसी वर्क नहीं करेगी, तो उसके पिन नंबर 7 और 5 में +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है और पिन नंबर 6 पे आउट दिया जा रहा है। और पिन नंबर 6 में अगर हम देखेंगे तो आगे ही 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, R3 और 4। सिंपली आउटपुट रेजिस्टेंस और यहाँ जो R4 है, R4 को वेरिएबल शो किया गया है। और इसको वेरिएबल रखने का मतलब है कि अगर पॉइंटर को सेट करना है फुल स्केल वैल्यू पे तो इसको पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट करने के लिए R4 को वेरिएबल रख दिया गया है ताकि इसकी वैल्यू को वेरी करके हम पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली सेट कर सकें। क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ इनपुट में 2 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, एक दोनों की पोलैरिटी रिवर्स है एक दूसरे से, एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरा वही नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब ये क्यों लगे हुए हैं डायोड, ये देखते हैं। क्या होता है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज जो भी आ रहा है वो इनपुट वोल्टेज जब तक कि हम ऑपरेट नहीं करा रहे हैं, मतलब कि अगर हमें 10 वोल्ट 100 मिली वोल्ट 1 वोल्ट 10 वोल्ट रेंज की रेंज में मेजर करना है तब तो ठीक है जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं और जिस टाइम पे मेजरमेंट नहीं किया जा रहा है और फिर भी अननेसेसरी कोई वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है इनपुट में, तो उस टाइम पे अगर कोई वोल्टेज प्रेजेंट हुआ तो हमारे इस वोल्ट मीटर की वर्किंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, या तो फिर वो जो इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्ट यहाँ इनपुट में प्रेजेंट ना हो। उसके लिए यहाँ पे ये 2 डायोड लगा दिए गए हैं कि अगर 100 मिली वोल्ट से ज्यादा पोलैरिटी या 10 मिली वोल्ट से 10 मिली वोल्ट से ज्यादा पोलैरिटी का वोल्टेज अगर प्रेजेंट हो रहा है, सपोज 100 मिली वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, तो डायोड हमें पता है कब ऑन होता है कब ऑफ होता है, पता है आप लोगों को किस केस में ऑन और ऑफ होता है? फॉरवर्ड बायस में मैम ऑन रहता है, रिवर्स में ऑफ हो जाएगा और रिवर्स बायस में ओपन। तो अगर सपोज वी आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर मीटर बट फिर भी अननेसेसरी एक वोल्टेज जिसके इनपुट में प्रेजेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर ये वोल्टेज का अमाउंट जो है 10 मिली वोल्ट से ज्यादा है तो वो यहाँ पे जब प्रेजेंट होगा तो अकॉर्डिंगली डायोड, अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये वाला डायोड शॉर्ट होगा और अगर नेगेटिव वोल्टेज है तो ये वाला डायोड शॉर्ट होगा, और जो भी अननेसेसरी वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है वो वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा और आगे पास नहीं होगा। शॉर्ट होने का मतलब है यहाँ से सीधे ग्राउंडेड हो गया, और ग्राउंड हो गया तो आगे कोई भी वोल्टेज नहीं जाएगा और आईसी पे उस पर्टिकुलर वोल्टेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो इनपुट स्टेज में डायोड्स लगाए गए हैं अननेसेसरी जो इनपुट प्रेजेंट होगा उनको बाईपास करने के लिए है। जब हम उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम नहीं चाहते हैं कि ये इनपुट प्रेजेंट हो बट फिर भी प्रेजेंट हो रहा है, ये तो आप नॉइज समझ सकते हो या कोई भी अननेसेसरी वोल्टेज जो अब इनपुट में आता है, तो उसे बाईपास करने के लिए ये 2 डायोड्स लगाए गए हैं। मैम अननेसेसरी को तो बाईपास कर देगा बट मैम नेसेसरी को भी तो बाईपास कर देगा फिर, क्योंकि करंट तो वहीं से जाएगा ना। नहीं, नेसेसरी को बाईपास नहीं करेगा क्योंकि उस यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं और उस हिसाब से फिर हम रेंज को सेट करके आगे यूज करेंगे। इनका काम ही है सिर्फ अननेसेसरी को बाईपास करना, नेसेसरी को बाईपास नहीं करना। इसलिए मतलब सर्किट में आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे भी वही वोल्टेज आएगा, वही प्रेजेंट होगा, बट वो उसको बाईपास करने के लिए नहीं है। फिर उस केस में क्या करेंगे कि हम उस हिसाब से डायोड की रेंज को वोल्टेज की रेंज को मेजर करेंगे कि किस वोल्टेज की रेंज के लिए हम ये दोनों डायोड को ओपन रख रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं, ऐसा। मैम बट पाथ तो सेम होगा ना मैम, डायोड तो शॉर्ट ही हो जाएगा। जैसे छोटे से छोटे वोल्टेज को भी वही शॉर्ट करके ग्राउंड कर दे रहा है, तो मैम उससे अगर बड़ी वैल्यू भी आई तो उसमें भी तो शॉर्ट करके ग्राउंड कर देगा ना मैम। देगा तो खुद सोचिए, खुद लॉजिक लगाइए। अगर ऐसा आपको सर्किट दिख रहा है बट दिस पर्टिकुलर डायोड इज यूज्ड ओनली फॉर बाईपासिंग द अनवांटेड इनपुट सिग्नल्स, नॉट जब हमें मेजर करना होगा उस इसका दूसरा अरेंजमेंट होगा, उस केस में ये 2 डायोड्स का कोई रोल नहीं होगा व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो ये डाउट रखना, क्योंकि हमें सर्किट में ऐसा दिख रहा है कि ये वोल्टेज यहाँ तो जाएगा ही, मतलब तब भी ये डायोड काम करेंगे। हाँ, ये डाउट आना सही है, लेकिन आगे ये भी लॉजिक होना चाहिए कि हम ये एक वोल्ट मीटर यूज ही क्यों कर रहे हैं, फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। और अगर उस वोल्टेज में ही हर बार डायोड प्रेजेंट होगा तो किस काम का ऐसा वोल्ट मीटर होगा। बट दिस डायोड इज ओनली फॉर अननेसेसरी इनपुट वोल्टेज। इसका काम सिर्फ इतना है, नेसेसरी जो हमारे रेंज का वोल्टेज है उसको बाईपास करने के लिए नहीं है। उस केस में इनका दूसरा अरेंजमेंट होगा जो कि अभी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। मे बी ये स्विच के फॉर्म में होगा कि नहीं हो रहा है तब ये इनपुट में प्रेजेंट है, और जब आप इसको वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हैं तब आपके ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। और जब हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है
क्योंकि while we are measuring that particular range, उस टाइम पे भी unnecessary voltage present हो सकता है as a noise, as a fluctuation, और भी बहुत सारे चीजें होती हैं environment में जिसकी वजह से वो input voltage present हो सकता है और जो कि हमारे उस range में spike को create कर सकता है। And grounding that particular spike और particular peak, ये डायोड काम आते हैं। ओके मैम, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट? नो मैम। सो नेक्स्ट है एवरेज रिस्पॉन्स, लेकिन अभी तो टाइम ही नहीं है अपने पास, बट फिर भी हम लोग देख सकते हैं एक बार एवरेज वोल्टमीटर। कुछ ही टॉपिक रह गए हैं फर्स्ट यूनिट में, अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ओनली 35 स्टूडेंट्स आर देयर। क्यों भाई सब छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं क्लास? 14 क्या था, 35 बचे हैं सिर्फ अभी। मैम एक और डाउट है मैम। यस बेटा। मैम वो जो 3 नंबर पे इनपुट आ रहा है मैम, आप बोली थी कैपेसिटर जो है वो फिल्टर जैसे काम करेगा। तो मैम लेकिन जो मैम 3 नंबर का इनपुट है मैम, वो तो आप देखिए डायग्राम में, वो तो मतलब क्रॉस कनेक्शन है ही नहीं मैम, वो तो वायर ऊपर से चली जा रही है मैम। मतलब कैपेसिटर से 3 नंबर का इनपुट जुड़ा ही नहीं हुआ है मैम। यस नहीं जुड़ा होगा, जुड़ा ही नहीं होगा वो, क्योंकि उसका कनेक्शन होता ही नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, ये जो आपको डायग्राम बताया गया है, इस डायग्राम में पिन नंबर 2 यहाँ पे हमेशा या तो ग्राउंडेड होगी या किसी रजिस्टर से कनेक्टेड होगी। बट अभी यहाँ पे जो आपको सर्किट दिख रहा है, ये पिन नंबर 2 ऊपर जा करके, ऐसे ऊपर जा करके बाईपास होकर के यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसा कुछ है ना? yes, ऐसा कुछ है। तो अब इसको थोड़ा हम और अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसी सर्किट को ये हटा दिया मैंने, इसको मैं ऊपर ना ले जा करके यहीं पे कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है? और फिर इसको ले कर यहाँ से कनेक्टेड है, इस रजिस्टर के से कनेक्टेड है, दैट मींस इंटरनली ये यहीं से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? यही कनेक्शन है? यस मैम। ये है या नहीं है, एक बार क्लियर हो जाइए। यस मैम, यही है। तो इससे क्या होगा कि जो ओपैम है वो जो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि इसके एक टर्मिनल पे जो इनपुट प्रेजेंट होगा वही इनपुट उसके दूसरे टर्मिनल पे भी प्रेजेंट होगा। तो अगर इस टर्मिनल पे जो इनपुट आ रहा है, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम वर्चुअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इस टर्मिनल पे जो इनपुट आ रहा है वही इनपुट इस टर्मिनल पे भी प्रेजेंट होगा वर्चुअली, ऐसा माना जाता है जब इसकी हम डिजाइनिंग करते हैं उस केस में। तो अगर इस इनपुट में कोई भी फ्लक्चुएशन है तो वही फ्लक्चुएशंस यहाँ भी प्रेजेंट होगी, जिसको कि बाईपास करने का काम करेगा ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर इस टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, बट वर्चुअली क्योंकि ओपैम्प की वर्किंग ही ऐसी होती है कि दोनों टर्मिनल को सेम पोटेंशियल पे रखा जाता है। दोनों टर्मिनल को सेम पोटेंशियल पे होने की वजह से जो भी इनपुट एक टर्मिनल पे आ रहा है वह दूसरे टर्मिनल पे भी प्रेजेंट होता है, और उस इनपुट में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन या कोई भी चीजें प्रेजेंट है तो बाईपास करने का काम भी कैपेसिटर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैपेसिटर को इस पाथ में होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर इस पाथ में प्रेजेंट होगा तो ये पूरे ओपैम्प की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी, ये एक एम्पलीफायर ना होकर के फिल्टर की तरह काम करने लगेगा, इसलिए। ओके मैम, क्लियर है मैम। और कोई डाउट किसी को प्लीज? और कोई डाउट? तो कल हम लोगों की लैब की क्लास है, और लैब की क्लास में हमें सीआरओ, हम लास्ट क्लास में कहाँ तक किया है हमने सीआरओ को, फोकसिंग एनोड और इलेक्ट्रॉन असेंबली तक किया है सीआरओ। यस और नो? यस मैम। इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली तक किया है सीआरओ। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, भाई म्यूट हो गए क्या? इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली के बाद अब हमें करना है फोकसिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, और आगे की चीजें सीआरओ की जो भी आपके यूनिट की है वो कवर करनी है। और
तो आपका हो गया। और एक इवैल्यूएशन आपका गूगल क्लासरूम में, मैंने ओलंपस में देखा इवैल्यूएशन का तरीका है, जो असाइनमेंट थ्योरी वाला जो असाइनमेंट है, बट उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि मैं इंडिविजुअल ग्रेड्स दे सकूं। तो क्लासरूम में जो अपलोड किया था सबसे पहले, उसको पहले इंडिविजुअल ग्रेडिंग करी जाएगी, और उसके बाद अगर वहां पे सक्सेसफुल ग्रेडिंग हो जाती है तो उसके बाद ये भी आपने क्विज के पहले असाइनमेंट दिया था उसकी ग्रेडिंग करी जाएगी। मैम वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। Am I audible? यस मैम, अब हो रही। आ रही है अभी? यस मैम। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग कल की क्लास में सीआरओ करेंगे, और इस वीक में हमें फाइल को कैसे कंप्लीट करना है ये देखना है। तो इस वीक के एंड तक आप लोगों को अपनी फाइल में ये 4 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। तो कल बताया जाएगा कि कैसे क्या आप लोगों को फाइल करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, सो आज की क्लास एंड करते हैं। बाकी एवरेज रिस्पॉन्डिंग एंड बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम, गुड डे मैम। थैंक यू। गुड डे मैम। थैंक यू मैम। हाँ बेटा।